हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस एनवायरनमेंट। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बताने वाला हूं और विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को भी पढ़ाऊंगा मैं इस वीडियो में। तो यह तीनों अभिक्रियाओं को पढ़ने के लिए इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, मेरी प्रत्येक बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। तो देखिए, यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना, और आप भली भांति तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना आपसे हो सके उतना काम आप कीजिए। मेरा काम है पढ़ाने का, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, रेगुलर आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। बस अपने कार्य में जुट जाइए। तुम्हारा कार्य है पढ़ने का, मेरा कार्य है पढ़ाने का। मैं अपने कार्य भली भांति तरीके से कर रहा हूं, तो आप भी अपने कार्य को भली भांति तरीके से कीजिए। तो चलिए आज वीडियो में स्टार्ट करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से, ठीक है ना। तो देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपके सामने। तो देखिए, इस अभिक्रिया को समझने के लिए आपको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया पर जाना पड़ेगा। आपने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी है, वियोजन का ही दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। तो उस अभिक्रिया में क्या किया जाता भैया, अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की या फिर विद्युत की या फिर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है अभिकारक को तोड़ने के लिए। तो उस अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जाती है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है भैया, ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, तब जाकर के वो टूटता है दो या दो से अधिक उत्पादों के रूप में, ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ही हमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, नाम से ही परिभाषा बना लेना, ये ऊष्मा है, शोषी, शोषी का मतलब होता है अवशोषण करना या फिर ग्रहण करना, ठीक है ना। तो देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है या फिर अवशोषण होता है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा बहुत ही इजी है, सरल है, याद कर लेना। तो देखिए, ऐसी यही मैंने लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे में देखिए, आपने जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में जो रासायनिक समीकरण आपने पढ़े हैं, उन रासायनिक समीकरणों को आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया में लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें अवशोषण होता है ऊष्मा का। तो वे सभी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया वाले। तो चलिए यहां पर हमें एग्जाम्पलों को लिख लेते हैं। जैसे समझिए, हमने देखिए सबसे सरल रासायनिक समीकरण दे रहा हूं मैं आपके लिए। हमने जल का क्या किया था भैया, वैद्युत अपघटन किया था। जल हमारा लिक्विड अवस्था में होता है, तो जल में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की थी। क्या किया था भैया, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जल में, तो ये जल दो उत्पाद के रूप में टूट जाता है और उत्पाद के रूप में क्या क्या बनता है भैया, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। ये आपने वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा था। तो इस अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया में लिख देंगे। अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लीजिए। तो देखिए, अभिकारकों की तरफ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो। अभिकारक बोल लो या फिर क्रियाकारक बोल लो, ठीक है। उत्पाद बोल लो या फिर क्रियाफल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए, अभिकारकों की तरफ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और उत्पादों की तरफ भी हाइड्रोजन के दो परमाणु है, तो हाइड्रोजन की तो संयोजकता बराबर है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर है ना। अब ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं भैया, अभिकारकों की तरफ एक है ऑक्सीजन का परमाणु और उत्पादों की तरफ में दो परमाणु हैं। तो भैया अभिकारकों की तरफ हमको ऑक्सीजन के दो परमाणु करने हैं, इसलिए हमको दो का गुणा आगे कर देना है। ऑक्सीजन के परमाणु तो बराबर कर दिए,
परंतु हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या डगमगा चुकी है। तो देखिए अभिकारकों की तरफ हाइड्रोजन के परमाणु हो चुके हैं, यानी इनका गुणा करते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो इनका गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इधर कितने हैं, 2 ही है, तो इधर हमको 4 करने हैं, तो 2 का गुणा आगे कर देना है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया अपन की संतुलित है, ठीक है ना। तो संतुलित कर लिया अपन ने। और एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल लिख लिया अपन ने। अब और एग्जाम्पल याद कीजिए, हमने वियोजन अभिक्रिया में कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे। हमने भैया प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड वाली अभिक्रिया पढ़ी थी, यानी AgCl वाली पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने, AgCl। सिल्वर क्लोराइड को, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है आपका, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को खुले वातावरण में छोड़ दिया था, सूर्य के प्रकाश में। किसमें छोड़ दिया था इसको, सूर्य के प्रकाश में। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाता है, तो ये सिल्वर क्लोराइड 2 उत्पाद में टूट जाता है। सिल्वर का प्रतीक गलत लिखाई आ गया भैया, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Ag, ठीक है। तो यह 2 उत्पाद में टूट जाता है, Ag और Cl2, ठीक है। सिल्वर में टूट जाता है और क्लोरीन में टूट जाता है। तो ये इस अभिक्रिया को हमें प्रकाशीय अपघटन में भी लिखेंगे और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में भी लिखेंगे। तो इस अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड ऊष्मा को कहां से ग्रहण कर रहा है भैया, सूर्य के प्रकाश से ग्रहण कर रहा है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करके ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लीजिए। क्लोरीन के इधर 2 परमाणु है, इधर 1 है, तो इसको 2 कर दीजिए। अब देखिए सिल्वर के भी 2 परमाणु हो चुके हैं, इधर 1 है उत्पादन तरह, तो इधर भी हम 2 कर देंगे। आगे होगा समझ में। ऐसे ही अपन ने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड को भी रखा था, तो वो भी टूट चुका था, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक एग्जांपल, एक उदाहरण और लिख रहा हूं मैं आपके लिए। जैसे BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इस बेरियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है, NH4Cl। ये है आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। जब इनकी आपस में क्रिया कराई जाती है, तो भैया देखिए Ba, इस अभिक्रिया में आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, तो BaCl के साथ जुड़ जाएगा और NH4 जो ये अमोनिया है, ये हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए BaCl के साथ जुड़कर BaCl2 बनाएगा और NH4OH के साथ जुड़कर NH4OH बनाएगा। BaCl2 है आपका बेरियम क्लोराइड, और NH4OH है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है भैया, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो ये वातावरण से ऊष्मा ग्रहण करता है और ऊष्मा ग्रहण करके परस्पर में अभिक्रिया कर लेते हैं और आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, और अभिक्रिया होने के बाद BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड प्राप्त होता है, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बेरियम के कितने परमाणु है, 1, इधर 1 है, संतुलित है। OH के कितने परमाणु है, 2, इधर कितने हैं, 1 है, तो इसके आगे 2 लगा दीजिए,
जैसे ही हमने OH के 2 परमाणु किए तो NH4 के भी 2 हो चुके हैं, इधर 1 ही है तो इधर भी अपन को 2 करने हैं। अब देखिए Cl के 2 हैं, इधर Cl के 2 है तो अभिक्रिया अपन की संतुलित है, ठीक है ना। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में भी लिखेंगे, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जाती है। और ऐसे रासायनिक समीकरण को हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी लिखेंगे, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है कि BaCl के साथ जुड़ जाएगा, NH4 OH के साथ जुड़ जाएगा। आपस में अपने अपने आयनों का आदान प्रदान हुआ या नहीं हुआ? हो गया है। इसलिए इस रासायनिक समीकरण को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया आपके सामने। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व होता है, वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल है। क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसे ही हमें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा मैंने यहां पर लिख दी है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन का मतलब हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अभी हमें एग्जाम्पल देने वाले हैं, उनसे आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप भी दिया गया है कि कॉपर सल्फेट का एक विलयन लिया जाता है एक परख नली में, ठीक है ना। और कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। उसमें लोहे की कील डाली जाती है। लोहे की कील पहले डालने से पहले चमकीली होती है। कैसी होती है? चमकीली होती है, श्वेत रंग की। पर जब लोहे की कील को उस कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो ये जो लोहे की कील है, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। और जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था नीला, वो यानी मलिन पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है? मलिन पड़ जाता है, ठीक है ना। तो क्या ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट का जो यौगिक है उसमें कौन सा तत्व जुड़ा हुआ है? कॉपर। तो लोहा कॉपर की अपेक्षा में अधिक क्रियाशील है, तो लोहा उस कॉपर को कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है और स्वयं जाकर के जुड़ जाता है सल्फेट के साथ, और इस प्रकार से आयरन सल्फेट का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अभिक्रिया दे रहा हूं मैं आपके लिए। ये Fe, ये यानी लोहा का रासायनिक प्रतीक है, इसको हम आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन, ठीक है। तो ये है आपका लोहा। क्या है? लोहा। तो Fe की क्रिया किससे कराई जाती है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। ये है आपका कॉपर सल्फेट। क्या है भैया? ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला। और जो ये लोहे की जो कीलें होती हैं ये यानी स्टार्टिंग में श्वेत रंग की होती हैं, श्वेत रंग की चमकीली होती हैं, श्वेत रंग चमकीला, ठीक है ना। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डाली जाती हैं तो क्या होता है भैया? जो ये लोहा है, ये आयरन है Fe, ये अधिक क्रियाशील तत्व है Cu की अपेक्षा में। तो ये आयरन क्या करेगा? ऐसे कॉपर सल्फेट से सल्फेट की बगल में जो ये Cu जुड़ा हुआ है इसको हटा देगा और इसके साथ स्वयं जुड़ जाएगा, ठीक है ना। आप एक ही बात कीजिए, एक बात देखिए, यानी एक ताकतवर इंसान है और एक कमजोर इंसान है, उसके पास कोई वस्तु है। अगर ताकतवर व्यक्ति उस वस्तु को छीनना चाहे तो क्या करेगा? उस कमजोर व्यक्ति को हटा देगा और उस वस्तु को स्वयं ले लेगा। तो वही कार्य यहाँ पर होता है कि Fe ज्यादा शक्तिशाली है Cu की अपेक्षा में, तो Fe क्या करेगा? Cu को हटा देगा साइड में
और खुद जा करके जुड़ जाएगा SO4 के साथ। तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर FeSO4 का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, FeSO4 का निर्माण होगा। ये है आपका आयरन सल्फेट। क्या है भैया, आयरन सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, आयरन सल्फेट का निर्माण हुआ। और जो आपका कॉपर है वो यानी अलग हट जाता है। ये क्या है भैया, Cu, ये आपका कॉपर है। ठीक है ना, अब तो आपके समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर जो CuSO4 होता है ये जलीय अवस्था में होता है। ठीक है ना, AQ। अब आगे होगा समझ में, Fe ने CuSO4 यानी SO4 के साथ जो Cu जुड़ा था उसको हटा दिया और स्वयं जाकर के जुड़ गया ना, FeSO4 बन गया और Cu अलग हो गया। तो यही तो है विस्थापन अभिक्रिया, यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और स्वयं जुड़ जाता है। तो विस्थापित कर दिया ना CO को, तो इसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और देखिए रासायनिक अभिक्रिया, यानी जिंक की अभिक्रिया कराई जाती है कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ कराई जाती है, कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है। ये है आपका जिंक। जिंक का रासायनिक सूत्र होता है Zn, और CuSO4 से आप परिचित हो चुके हैं। ये है आपका कॉपर सल्फेट। क्या है भैया, ये कॉपर सल्फेट है। तो जिंक को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक ज्यादा शक्तिशाली है कॉपर की अपेक्षा में, यानी जिंक की क्रियाशील ज्यादा है कॉपर की अपेक्षा में। तो ये जिंक क्या करेगा, SO4 की जो बगल में Cu जुड़ा है इसको हटा देगा, स्वयं जाकर के जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा भैया, ZnSO4 बनेगा। क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा। ZnSO4। तो ये क्या है आपका, ये है आपका जिंक सल्फेट है। क्या है भैया, ZnSO4 जिंक सल्फेट। SO4 को सल्फेट कहते हैं, Zn को जिंक, तो नाम बन गया क्या, जिंक सल्फेट। और अलग क्या हो गया भैया, Cu अलग हो जाएगा। कौन अलग हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। यहां पर एक ठोस अवस्था में अलग होगा। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका कॉपर। क्या है, कॉपर। आगे होगा समझ में कि अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, और विस्थापित करने के बाद क्या बन गया भैया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग हटा दिया। ठीक है ना, तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। एक रासायनिक समीकरण और लिखूंगा मैं आपको ऊपर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रासायनिक जो समीकरण है ये आपको याद हो जाने चाहिए। पहले परिभाषा याद होनी चाहिए आपको। परिभाषा जब याद हो जाएगी तब आप रासायनिक समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए आपकी बुक का तीसरा रासायनिक समीकरण देखिए विस्थापन अभिक्रिया का Pb। ये किसका रासायनिक प्रतीक है भैया, सीसा। सीसा यानी लेड। जब पीबी की क्रिया, पीबी की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ कराई जाती है, CuCl2, ये क्या है भैया, कॉपर क्लोराइड है। Cu को कॉपर बोलेंगे, Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरीन। तो इसके पीछे लगा देंगे क्लोराइड। क्या लगा देंगे, क्लोराइड। ठीक है ना, जब लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो भैया ये जो लेड है Pb, ये Pb कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए ये Pb Cl2 की बगल से, वो Cl2 की बगल से Cu को विस्थापित कर देगा, हटा देगा। ठीक है ना, उसके यौगिक से। तो क्या बनेगा भैया, यहां पर बनेगा आपका PbCl2 लेड क्लोराइड। क्या बनेगा, लेड क्लोराइड। और विस्थापित क्या होगा, विस्थापित होगा भैया Cu, कॉपर अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा, कॉपर। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियापन कंप्लीट है, संतुलित भी है। अब देखिए यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी वही हुआ।
कि कम अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, हटा दिया और बना लिया भैया लेड क्लोराइड। ठीक है, यही हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। तो यह स्क्रीनशॉट और ले लीजिए इसका। अब हम पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया आपके सामने, नाम से ही परिभाषा बन जाएगी द्विविस्थापन। द्वि का मतलब दो, विस्थापन मतलब हटना या विस्थापन होना। तो इस अभिक्रिया में दो का विस्थापन होता है। किसका विस्थापन होता है? दो का विस्थापन होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है कि यौगिक भाग लेते हैं, तो यौगिकों के मध्य जो आयन होते हैं उन आयनों का आदान प्रदान होता है आपस में, तो उसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यही अभिक्रिया, इस अभिक्रिया की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के मध्य क्या होता है भैया? आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। यौगिक होंगे दो, उन दोनों यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होगा, उसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया, जब रासायनिक समीकरण यहाँ पर अपन पढ़ेंगे तो आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4। क्या है ये? Na2SO4 है ये सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र याद हो जाना चाहिए आपको। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4। तो यह सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है। तो बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है BaCl2। तो इसका भी नाम लिख देते हैं यहां पर, बेरियम क्लोराइड। क्या है भैया ये बेरियम क्लोराइड? तो दोनों जलीय अवस्था में होते हैं, जलीय अवस्था के लिए हम एक यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है। तो ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है, तो इनके मध्य आयनों का आपस में आदान प्रदान होगा। क्या कैसे होगा कि जो सोडियम है ये सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। यहां से Na2 हट जाएगा, Na2 यहां से, यानी सोडियम है यहाँ पर, तो सोडियम यहां से हटके Cl के बगल में जाकर के जुड़ जाएगा। बेरियम यहां से हटके सल्फेट के बगल में जाकर के जुड़ जाएगा। तो बताइए अब आयनों का आदान प्रदान हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो जब यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे ही तो हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए आगे क्या बनेगा, यहां पर बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा यहां पर यौगिक BaSO4। ये है आपका बेरियम सल्फेट। क्या है ये? बेरियम सल्फेट। जो एक बात और बता देता हूं आपको कि जो ये बेरियम सल्फेट होता है ये ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, इसलिए ये तली में बैठ जाता है। तो इसे हम अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया में भी लिखेंगे, ठीक है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्यों लिखेंगे? क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है और BaSO4 एक अवक्षेप है, ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, इसलिए ये तली में बैठ जाता है, ठीक है ना। तो अवक्षेप प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है? इस अभिक्रिया में हो रहा है। तो बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ गया तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। तो सोडियम और क्लोरीन परस्पर अभिक्रिया करके NaCl बनाएंगे। ये क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड है NaCl, जिसको हमें साधारण भाषा में नमक कहते हैं, ठीक है ना। जो अपन नमक खाते हैं वही तो है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब रासायनिक अभिक्रिया तो अपन ने लिख दी। अब ऐसे रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान हुआ। बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ा BaSO4 बना, NaCl के साथ जुड़ा NaCl बना। अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लीजिए।
तो देखिए अभिकारकों की तरफ सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, और उत्पादों की तरफ सोडियम कितने परमाणु है, 1 है, तो इसको 2 करेंगे, कैसे, 2 का गुणा आगे कर देंगे, ठीक है ना। सल्फेट के 1 परमाणु है अभिकारकों की तरफ, और उत्पादों की तरफ भी एक ही है सल्फेट। बेरियम के परमाणु अभिकारकों की तरफ 1 है और उत्पादों की तरफ भी 1 है, ये भी संतुलित है। क्लोरीन के परमाणु अभिकारकों की तरफ 2 है और उत्पादों की तरफ भी 2 हो चुके हैं, 2 का गुणा आगे कर दिया ना हमने, Cl के 2 परमाणु हो चुके हैं, तो यह अभिक्रिया आपके संतुलित है। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है भैया, आयनों का आदान प्रदान। तो इस रासायनिक समीकरण को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया में लिखेंगे। और देखिए एक द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में भी पढ़ी थी, तो उसको भी लिखेंगे यहाँ पर। तो उसमें क्या किया था हमने कि अभी अभी हमने अभिक्रिया पढ़ी थी ऊष्मा शोषी में, बेरियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, BaOH का होल ट्वाइस, ये है आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई गई थी भैया, अमोनियम क्लोराइड के साथ कराई गई थी, NH4Cl, NH4Cl। तो देखिए यहां पर ये क्या है, NH4Cl है, ये है आपका अमोनियम क्लोराइड। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, NH4Cl को नौसागर भी बोलते हैं इसको। तो देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो इन्हें दोनों यौगिक हैं, ये भी यौगिक और ये भी यौगिक है, तो इनके मध्य भी आयनों का क्या होता है भैया, आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो देखिए यहाँ पर NH4 के साथ जो Cl जुड़ा है, इस Cl के साथ तो जुड़ जाएगा कौन है, Ba, ठीक है, और NH4 के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH समूह जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा यहां पर, बेरियम क्लोराइड बनेगा, BaCl2, BaCl के साथ जुड़ गया, जुड़कर क्या बनाया, BaCl2। और ये जो ये अमोनिया है NH4, ये किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ जुड़ेगा, तो जोड़ दीजिए NH4OH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अमोनिया होता है ना, ये NH4 है, इस NH4 अमोनिया की संयोजकता -1 +1 होती है, और OH की भी संयोजकता -1 होती है, तो यहाँ पर NH4OH का ही निर्माण होगा। यहाँ पर अमोनिया OH के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, NH4OH बनाएगा। ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में आपने क्या देखा कि इस अभिक्रिया में भी आयनों का आपस में आदान प्रदान हुआ, BaCl के साथ जुड़ करके BaCl2 बना, NH4OH के साथ जुड़ करके NH4OH बना, ठीक है ना। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को अब संतुलित कर लीजिए। देखिए इधर यहां पर देखिए बेरियम के कितने परमाणु हैं, 1, इधर 1 है, संतुलित है। OH के कितने परमाणु हैं, 2, इधर कितने, 1 ही है, तो 2 कीजिए, 2 का गुणा हम आगे कर देंगे। जैसे ही हमने OH के 2 परमाणु किए, तो NH4 के भी 2 परमाणु हो गए, इधर इधर 1 ही है, तो इधर भी 2 कीजिए, 2 का गुणा हम आगे कर देंगे, Cl के 2 कंप्लीट है, ठीक है ना। तो ये अपन की द्विविस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण याद कर लेना, ठीक है ना।
और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, वीडियो को लाइक व शेयर भी कर देना। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अभिक्रियाएं लेकर के। ठीक है, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।